नमस्कार दोस्तों, 24 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को और आज 24 जनवरी ही है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था, यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को मनाना शुरू किया गया था 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि भाई हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी हमारी देश की लड़कियों को। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि भाई गर्ल चाइल्ड्स के भी अपने राइट्स हैं। गर्ल चाइल्ड्स की एजुकेशन को प्रमोट करना है, उनकी हेल्थ को प्रमोट करना है, उनको अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन मिल सके इसको प्रमोट करना है। जो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, छोटी छोटी बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता है, पैदा होते ही मार दिया जाता है, क्योंकि उनको बर्डन समझा जाता है, इसको खत्म करना है। जेंडर इनइक्वालिटी कम करना है, सेक्सुअल अब्यूज खत्म करना है। कुल मिला के देखा जाए तो हमारे देश में गर्ल चाइल्ड को काफी परेशानियां हैं, काफी सारी इनइक्वालिटीज है। तो इनइक्वालिटीज को हाईलाइट करना, माँ बाप को, सोसाइटी को अवेयर करना कि भाई ये गर्ल्स भी हमारे देश की प्रोग्रेस में और एक पर्टिकुलर घर की प्रोग्रेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो भाई इनके एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन सबका ध्यान रखना है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो कि एक मेजर प्रॉब्लम बन के आ गया है इन लेडीज के सामने, इन गर्ल्स के सामने, वो खत्म होना चाहिए। और सरकार ने ऐसा नहीं है कुछ किया नहीं, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं गर्ल्स कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर फ्री और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन फॉर द गर्ल चिल्ड्रन, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन करना। आप देखिए हमारे जो लोकल बॉडीज होती है, पंचायत म्यूनिसपैलिटीज में 33% सीटें लेडीज के लिए रिजर्व है, वुमेन के लिए रिजर्व है। कुछ स्टेट में तो 50% रिजर्व है। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं जो वुमेन है, जो फीमेल जेंडर है, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा तो कम होता है। हालांकि पूरा कम करने के लिए, पूरी तरीके से इस स्काउट्स को खत्म करने के लिए समय लगेगा। इसके लिए पूरी ह्यूमैनिटी और पूरी रेस को आप कह सकते हो कि उजागर होना पड़ेगा वुमेन की प्रॉब्लम की तरफ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को मनाने के लिए हरिद्वार की एक टीनेजर सृष्टि गोस्वामी एक दिन की चीफ मिनिस्टर बनेंगी उत्तराखंड की, आज संडे को। नेक्स्ट न्यूज, बर्थ सेक्स रेशियो, बेटर सेक्स रेशियो एट बर्थ इन मैनी बेटी बचाओ डिस्ट्रिक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो, इस वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो बिल्कुल कर दीजिए। कमेंट कर दीजिए वीडियो के एंगेजमेंट के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप जेन्युइन डाउट्स पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए। इस चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के आप मेरी हेल्प भी कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको यहाँ फ्री में मिल रही हैं। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बोला है कि 422 आउट ऑफ 640 डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हैव शोन एन इंप्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो एट बर्थ। ये सेक्स रेशियो एट बर्थ एक इंडिकेटर है जिसके बेसिस पे एक कम्युनिटी में या एक पर्टिकुलर इलाके में वुमेन डेवलपमेंट किस हद तक हुआ है, इस चीज को समझने की कोशिश की। वुमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड न्यूट्रिशन, सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या है कि भाई 1000 मेल बच्चों पे कितनी फीमेल बच्चियां पैदा हुई। तो 640 डिस्ट्रिक्ट्स कवर होती हैं हमारे देश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में, जिसमें से 422 डिस्ट्रिक्ट्स में सेक्स रेशियो एट बर्थ में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यहां पे मेजरमेंट की रेंज क्या रखी गई है, 2014-15 में जो सेक्स रेशियो एट बर्थ था उसके कंपैरिजन में 2019-20 में सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या है। तो देखा जाए तो 2014-15 में सेक्स रेशियो एट बर्थ था 918 और 2019-20 में ये जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है ये 16 पॉइंट्स बढ़ चुका है और आ चुका है 934 पे। ये किसका स्टेटमेंट, ये किसके स्टैटिस्टिक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चूंकि गवर्नमेंट, तो आप इन स्टैटिस्टिक्स को सेफली कहीं पे भी कोट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है 918 से 934, किस टाइम पीरियड में, 2014-15 टू 2019-20। यहां पे ये भी बोला जा रहा है कि भाई कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स थी 2014 में जहां पे सेक्स रेशियो एट बर्थ बहुत ज्यादा कम था। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की मऊ डिस्ट्रिक्ट में 2014-15 में बर्थ रेशियो था केवल, सेक्स रेशियो एट बर्थ था केवल 694, 694। ये 694 से 951 पहुंच चुका है 2019-20 में। हरियाणा की करनाल डिस्ट्रिक्ट में 758 था सेक्स रेशियो एट बर्थ 2014-15 में, जो कि 898 पे पहुंच चुका है 1920 में। उसी प्रकार से महेंद्रगढ़ में 791 टू 919, रिवरी में 803 से 924, पंजाब के पटियाला में 847 टू 933। फिर कुछ और यहां पे डाटा दे रखा था, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटीनेटल केयर रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, देखिए जो लास्ट पीरियड होता है एक लेडी का, उस लास्ट पीरियड से लेके 12 हफ्ते
मतलब उस पीरियड के बाद वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई, तो उस लास्ट पीरियड से लेके 12 हफ्ते का जो टाइम पीरियड होता है उसको आप बोलते हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, यहां पे 5 या 6 हफ्तों के बाद ही, मतलब आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी होगी एक लेडी, उसके 5-6 वीक्स के बाद ही उसको पता चलेगा कि शी इज प्रेग्नेंट। ओके, तो यहां पे इसको बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अप टू 12 वीक्स और लास्ट पीरियड के बीच का जो समय होता है। ओके, यहां पे इन लेडीज को रजिस्टर करके उनको प्रॉपर इंस्टीट्यूशन और मेडिकल हेल्प देना बहुत जरूरी होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटीनेटल केयर रजिस्ट्रेशन, यानी कि पहले ट्राइमेस्टर के दौरान वो लेडीज जो कि प्रेग्नेंट है, उन्होंने अपनी केयर करवाने के लिए सरकारी स्कीमों का बेनिफिट करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो रजिस्ट्रेशन 2014-15 में 61% था, 2019-20 में वो 71% पे आ गया है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ गई हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज मतलब पहले गांव में बच्चे पैदा होते तो दाई माँ बच्चे पैदा कर देती थी, किसी भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अब भाई प्रॉपर हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज में बच्चे पैदा होते हैं, तो जो प्रॉपर हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी में बच्चे पैदा होंगे उसको आप बोलोगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 87% थी 2014-15 में, ये 94% पे आ गई 2019-20 में। फिर भाई एजुकेशन सेक्टर में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है गर्ल्स का इन स्कूल्स एट द सेकेंडरी लेवल, मतलब सेकेंडरी लेवल पे ओवरऑल टोटल गर्ल्स कितनी है और उन टोटल गर्ल्स में से कितने लड़कियों ने स्कूल में एनरोल किया, तो 14-15 में ये परसेंटेज था 77.45, 2018-19 में ये परसेंटेज आ गया 81.32%। जनरल स्टडीज पेपर 1 में रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज, देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज में आपको ये पर्टिकुलर न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 32A ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 32A ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अभी भाई ये 32A का सीन क्या है? देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज सुनी होगी, यहां पे उस न्यूज के बारे में भी दे रखा है। भूषण पावर एंड स्टील, भूषण पावर एंड स्टील डेप्ट लेडन कंपनी थी, ये कंपनी ज्यादा चल नहीं रही थी, ठीक है ना। 2017 में इंसॉल्वेंसी में चली गई। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है ना, हमने जो भी पैसा वगैरह बैंक से लिया है आप हमारे कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट कर दो और बैंकों का पैसा वापस कर दो। इसको बोला था इंसॉल्वेंसी, कि भाई हम नहीं अब चला पा रहे हैं, वी आर नॉट प्रॉफिटेबल। भूषण पावर एंड स्टील ने 47,000 करोड़ रुपए बैंकों से उठा रखे थे और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उठा रखे थे। 780 करोड़ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स से ले रखे थे। अब आप बोलोगे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स क्या होते हैं? तो भैया एक कंपनी के रियल टाइम में काम करने में जो खर्चे होते हैं उसको आप बोल सकते हो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो भैया स्टाफ की सैलरी देनी है, बिजली का बिल देना है, इस टाइप की चीजें। ओके, तो ये ऑपरेशनल क्रेडिटर्स मतलब कि उस कंपनी की जो रनिंग खर्चे उठाते हैं वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। तब यहां पे इंसॉल्वेंसी चल रही थी, तो बहुत सारी कंपनीज को बुलाया गया और बोला गया कि भाई भूषण स्टील को कोई अक्वायर करना चाहेगा क्या? तो एक कंपनी सामने आई जिसका नाम था जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील एंड वर्क्स। जेएसडब्ल्यू स्टील ने क्या बोला कि भाई हम भूषण स्टील को खरीद लेंगे 19,700 करोड़ का। तो जेएसडब्ल्यू स्टील वाज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग भूषण स्टील फॉर 19,700 करोड़। तो सज्जन जिंदल की कंपनी है ये जेएसडब्ल्यू। जैसे ही भूषण पावर को अक्वायर करने की बात करी जेएसडब्ल्यू ने, यहां पे एंट्री होती इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बोलता है कि जो भूषण पावर के पहले के जो डायरेक्टर्स हैं इन्होंने फ्रॉड कर रखा है, इसलिए हम भूषण स्टील और पावर के 4,000 करोड़ रुपए के एसेट्स को अटैच कर रहे हैं। मतलब इन 4,000 रुपए करोड़ के एसेट्स को जिंदल स्टील जेएसडब्ल्यू ओवरटेक या कंट्रोल नहीं ले सकता है, क्योंकि भूषण स्टील के ऊपर इल्जाम है कि इसके प्रीवियस ओनर्स के ऊपर पीएमएलए के अंदर केसेस पेंडिंग है। अब आप समझिए यहां क्या हो रहा है। एक कंपनी ने बोल दिया कि भाई हम बैंकरप्ट हैं, हम धंधा नहीं चला पा रहे हैं, तो भाई हमारे एसेट्स को बेच के तुम दूसरे को किसी को देना हो दे दो, हमें माफ करो। तो भाई यहाँ पे इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोर्ट की प्रोसीडिंग आई। बड़ी मुश्किल से एक बायर मिला, जिंदल स्टील एंड वर्क्स। जिंदल स्टील एंड वर्क्स ने कहा कि ठीक है भाई मैं भूषण पावर को खरीद लूंगा, 19,700 करोड़ लगाने की कोशिश कर रहा हूं, हम भूषण स्टील को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो बैंकों का भी पैसा लौटा दिया जाएगा। ठीक है भाई, सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंट्री मार के बोलता है कि नहीं भाई, भूषण स्टील एंड पावर के एसेट्स को आप नहीं ले सकते, क्योंकि इन एसेट्स में करप्शन के चार्जेस हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे एक्ट इन्वॉल्व है, इसलिए जेएसडब्ल्यू इन एसेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब यहां प्रॉब्लम हो गई। ऐसे तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी वो बिल्कुल बेकार हो गई। एक कंपनी जो डिफॉल्ट हो चुकी थी उसको नई कंपनी खरीद रही थी, तो नई कंपनी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है ना। अभी उसमें अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट केसेस घुसड़ने लगेगा तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए लेके आया सेक्शन 32A ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। क्या बोलता है ये?
Under this section, the corporate debtor who has committed an offense prior to the commencement of the insolvency resolution process will not be prosecuted. Corporate debtor यानी कि जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर का एक ऐसी कंपनी जिसने बैंकों से बहुत भारी तादाद में लोन उठा रखा है, अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन शुरू होने से पहले अगर उसने कुछ गलत किया है, ठीक है, उसके कंपनी के एसेट्स उसके गलत के साथ एसोसिएटेड है, तो उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 32A प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू कॉर्पोरेटेड डेबिटर एंड इट्स प्रॉपर्टी को भी यहां पे इम्यूनिटी दी जा रही है। However, the prosecution is provided when there is approval of resolution plan that leads to the change of management of control. समझिए बात को। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भूषण स्टील के केस में क्या किया, जेएसडब्ल्यू ने जब उस चीज को खरीद लिया, उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आके भूषण स्टील के एसेट्स को अटैच कर रहा है, उसको अपना कंट्रोल ले रहा है। ये तो गलत है ना भाई। एक दूसरी कंपनी ने जब उस कंपनी के ऊपर एक्वायर कर लिया है, पैसा लगा दिया है, तो उस कंपनी को उसका धंधा चलाने दीजिए, वो आगे हो सकता है कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए। अगर आप जेएसडब्ल्यू को कंट्रोल ही नहीं लेने दोगे किसका, भूषण स्टील का, तो होगा क्या, भूषण स्टील डिफेंड है, भूषण स्टील कभी रिवाइव ही नहीं कर पाएगी। इसलिए सेक्शन 32A लेके आए। सेक्शन 32A भूषण स्टील के जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको इम्यूनिटी देता है, भूषण स्टील की जो पुरानी प्रॉपर्टीज है उनको इम्यूनिटी देता है। तो अगर 32A के अंदर भूषण स्टील की पुरानी प्रॉपर्टीज को इम्यूनिटी मिलेगी ना, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट उनको अटैच नहीं कर पाएगा और फिर जेएसडब्ल्यू आराम से उनको टेक ओवर कर सकता है। और फिर जो बिडर्स होते हैं, इन बिडर्स को भी दिमाग में रहेगा कि चलो भाई हम चीजें खरीद सकते हैं। क्योंकि देखिए, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट कभी सक्सेसफुली नहीं होगा अगर बिडर के दिमाग में यह बात चलती है कि हमने इस कंपनी को खरीद लिया पैसा लगा के, और बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट या डीआरआई जैसी कोई एजेंसी आएगी और उसके ऊपर कब्जा कर लेगी, तो कोई भी बिड करेगा ही नहीं। समझ गए बात को। तो देखिए यहां पे यही बोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में प्रोनाउंस किया है दैट द सक्सेसफुल बिडर्स फॉर अ कॉर्पोरेट डेबिटर विल बी इम्यून फ्रॉम एनी इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड by an investigation agency, enforcement directorate or other statutory body like SEBI under insolvency and bankruptcy code. इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अंदर सेक्शन 32 से क्या बोल रहा है कि अगर किसी बिडर ने किसी एक डिफॉल्ट कंपनी के एसेट्स को खरीद लिया है, तो उस डिफॉल्ट कंपनी का जो पुराने गलत करने वाले लोग थे, जिन्होंने गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट की, बैंकों को पैसा वापस नहीं किया, उनके ऊपर भी कोई इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। और जो उन एसेट्स के लिए बिड कर रहा है, खरीद रहा है, उसके ऊपर भी कोई इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। क्या बोला है? Supreme Court said that it is important for insolvency and bankruptcy court to attract bidders who will offer a fair value for the corporate debtor. This is essential to ensure timely completion of corporate insolvency resolution process. The Supreme Court also said that these bidders should be provided protection from misdeeds of a past. Protection should also extend to the assets of the corporate debtor. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि भाई बिडर्स तो चाहिए। एक कंपनी मान लीजिए बैठ गई है, अब उस कंपनी बैठ गई है, वहां पे बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई होंगी, बहुत सारा धंधा बंद हुआ होगा, हमारी इकोनॉमी को नुकसान है। अगर ऐसे केस में कोई बिडर आके उस कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी इकोनॉमी में एक रोल प्ले कर रहा है, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, फिर से हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो वो अच्छा काम कर रहा है। तो जरूरी है कि ये जो बिडर्स हैं, जो कि इस केस में जिंदल स्टील एंड वर्क्स था, जिंदल स्टील एंड वर्क्स और भूषण स्टील वाला एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील एंड वर्क्स जैसे बिडर्स के दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि अगर हम इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अंदर किसी एसेट्स को एक्वायर करते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, और भूषण स्टील एंड जो वर्क्स के जो पुराने एसेट्स थे उनको कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अटैच नहीं कर पाएगी, वो नए बिडर के पास ही जाएंगे। तो इससे कॉन्फिडेंस का माहौल आता है इकोनॉमी में। जो भी बिडर्स, उनको पता चलता है कि हम जो चीजें भी एक्वायर करेंगे वो हमारे पास ही रहेंगी। पेटिशनर ने कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट बोला इस बात को। पेटिशनर बोला है अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करते हो, तो कोई भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या दूसरे रेलेवेंट एक्ट्स को वायलेट करके एक कंपनी खोलेगा, वो कंपनी जब डिफेक्ट हो जाएगी, दूसरी कंपनी जब डिफेक्ट कंपनी को खरीदेगी, पुराने कोई नियम कानून लगेंगे ही नहीं। तो ये तो गलत है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई, सही है, सेक्शन 32 से सही है। क्यों सही है? क्योंकि भाई जो चीज बैठ गई है उसको रिवाइव करना ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर केस चला के उसको बर्बाद कर देना, ये एक समझदार डिसीजन नहीं है। समझदार डिसीजन ये है कि जो चीज खराब हो गई है उसको आप रिवाइव करने की कोशिश करो, और इससे बिडर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर वो किसी चीज के लिए बोली लगा रहे हैं तो वो चीज उनको मिल जाएगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, खासकर जुडिशरी वाले पॉइंट में चीज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है डेवोस एजेंडा समिट 2021। डेवोस एजेंडा समिट में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे, और चाइना का ये जो जी जिनपिंग है ये भी पार्टिसिपेट करेगा। ये जो डेवोस एजेंडा समिट है, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव। ये ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा इस डेवोस एजेंडा समिट के थ्रू। ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव क्या करेगा? ग्रेट रिसेट करेगा। तो पैंडेमिक के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमी नीचे बैठ गई है, इस ग्लोबल इकोनॉमी को उठाने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई। डेवोस एजेंडा समिट 2021 का थीम क्या है? स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये थीम्स याद रखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में दूसरे एग्जाम से पूछी जा सकती है। 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं डेवोस एजेंडा समिट 2021 के। पहला ऑब्जेक्टिव, टू एड्रेस द अर्जेंट क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस हार्मिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। जो क्लाइमेट और एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में नुकसान कर पहुंचा सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। इंडस्ट्रीज को मोर इंक्लूसिव बिजनेस मॉडल में बदलना। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली टेक्नोलॉजी से गवर्नेंस करना। अडेप्ट करना सोशल डेमोग्राफिक और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स को, जिससे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके। बोल बच्चन टाइप की बातें। की हाइलाइट्स क्या होंगी डेवोस एजेंडा समिट को? पहली चीज, अमेरिकन फर्स्ट। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ये जो अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी चल रही है, उसके चलते बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट से अमेरिका ने पुल बैक कर लिया है। फॉर एग्जांपल पेरिस क्लाइमेट चेंज डील, जिसके चलते आगे के समय में क्लाइमेट थ्रेट बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि यूएसए अगर किसी ऐसे बड़े इंटरनेशनल एग्रीमेंट से पुल आउट करता है तो उसके दुनिया भर में इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो अमेरिका फर्स्ट के ऊपर बातचीत करी जाएगी और ये बोला जाएगा कि भाई लीडरशिप जो चेंज हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन आए हैं, क्या कुछ हद तक अमेरिका फर्स्ट अपनी ये पॉलिसी छोड़ेगा? क्योंकि अगर अमेरिका जैसी कंट्रीज बहुत ज्यादा कन्जर्वेटिव हो जाएंगी, सिर्फ अपने पॉपुलेशन को देखेंगी, अपनी हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देंगी, तो ओवरऑल दुनिया भर की इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। फिर नेक्स्ट, टेंशन इन ईरान। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑथराइजेशन पे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल कासिम बिन सुलेमानी को यूएस आर्मी ने ड्रोन अटैक में मार दिया। उसके बाद से यूएस ईरान की टेंशन बहुत ज्यादा हो गई है। इस टेंशन को किस प्रकार से सूद किया जा सकता है? और फाइनली, रशिया की यूएस के साथ टेंशन चल रही है जब से रशिया ने क्रीमियम पेनिनसुला को एनेक्स किया है। तो यूएस और रशिया के बीच में रिश्ते काफी खराब हो गए। इनफैक्ट रशिया और पूरे यूरोपियन यूनियन के बीच में रिश्ते थोड़े से खराब हो गए। कोल्ड वॉर के समय से लेकर अब तक इतने रिश्ते खराब नहीं हुए जितने क्रीमियन पेनिनसुला के एनेक्सेशन के बाद खराब हुए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। और फाइनली बात करते हैं आखिरी न्यूज, 65% डेथ पेनाल्टी बाय ट्रायल कोर्ट्स लिंक्ड टू सेक्सुअल क्राइम्स। देखिए भाई, हो ये रहा है कि पहले सेक्सुअल क्राइम्स में मौत की सजा नहीं दी जाती थी। अब क्या हो रहा है? लेजिस्लेटिव एक्सपेंशन हो रहा है डेथ पेनाल्टी का फॉर सेक्सुअल क्राइम्स। अब जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं वुमेन के अगेंस्ट में या बच्चों के अगेंस्ट में, उसमें डेथ पेनाल्टी अलाउ कर दी गई है। अब आप समझिए 2020 में जितने भी डेथ सेंटेंसेस दिए गए हैं, 2020 में जितने भी डेथ सेंटेंसेस दिए गए पूरे इंडिया में, उसके 65% से ज्यादा की जो डेथ सेंटेंस है ना, वो सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड है। ओके, तो अगर 100 डेथ सेंटेंसेस दिए गए 2020 में, तो 65 से ज्यादा तो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि उसमें जो क्राइम था दैट वाज सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट अ वुमन। ये कौन बोलता है? ये बोलता है प्रोजेक्ट 39A। प्रोजेक्ट 39A क्या है? दिस इज अ क्रिमिनल लॉज एडवोकेसी ग्रुप। किसके साथ एसोसिएटेड है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के साथ एसोसिएटेड है। तो प्रोजेक्ट 39A जो कि क्रिमिनल लॉज एडवोकेसी ग्रुप है, इसका यह बोलना है कि ओवरऑल लेजिस्लेटिव एक्सपेंशन हो गया किसका? डेथ पेनल्टी फॉर सेक्सुअल क्राइम्स, यानी अब सेक्सुअल क्राइम्स के लिए मौत की सजा दी जा सकती है। तो भाई जितने भी ट्रायल कोर्ट्स हैं जिन्होंने डेथ पेनल्टी दी है, 65% से ज्यादा डेथ पेनल्टी तो सेक्सुअल क्राइम्स की वजह से दी गई है। देखते हैं, Since 2016, the share of sexual crimes in the list of crimes for which trial courts are imposing death penalty has steadily increasing. मतलब टोटल लिस्ट ऑफ क्राइम्स में जो सेक्सुअल क्राइम्स है, उन सेक्सुअल क्राइम्स के लिए अब डेथ पेनल्टी ज्यादा दी जा रही है। 2016 में जितनी डेथ पेनल्टीज दी गई थी, 17.6% वॉज फॉर सेक्सुअल क्राइम्स। 2017 तक आते आते 37.27% ऑफ द डेथ पेनल्टीज वर बिकॉज ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स। 2018 आते आते 41.1% of the death penalties were for sexual crimes, और 2019 आते आते 53.39% of the death penalties were for sexual crimes, और 2020 में तो 65% of the death penalties are for sexual crimes। अगर आप बात करो, ये जो रिपोर्ट रिलीज हुई है आपकी जनवरी में रिसेंटली, ये बोलती है कि भैया 2020 में जो टोटल नंबर ऑफ डेथ सेंटेंसेस दिए गए वो थे 77। ओके, 2019 में जो डेथ सेंटेंसेस दिए गए थे वो थे 102। 2020 में जो डेथ सेंटेंसेस दिए गए वो थे 77। लेकिन 2020 के 77 डेथ सेंटेंसेस में 50 डेथ सेंटेंसेस तो इसलिए दिए गए क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस का केस था। तो 77 डेथ सेंटेंसेस में 50 डेथ सेंटेंसेस वर रिलेटेड टू सेक्सुअल वायलेंस।
सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी के लिए देखिए 2018 में सेंटर एक अमेंडमेंट लेके आया था, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसमें यह बोला गया था कि स्ट्रिंजेंट मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट रखे जाएंगे और किसी 12 साल तक के बच्चे के अगेंस्ट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उस आदमी की मौत की सजा सुनाई जाएगी। और उसके बाद आप देखिए नवंबर 2019 में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। 26 साल की एक वेटनरी डॉक्टर का रेप हुआ, मर्डर हुआ। तो आंध्र प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेचर ने भी इंडियन पिनल कोड को अमेंड करके रेप के लिए डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की स्टेट में। ये चीज अभी भी प्रेसिडेंट के सामने पेंडिंग पड़ी है। दिसंबर लास्ट ईयर में 2020 में महाराष्ट्र की कैबिनेट ने एक लॉ अप्रूव किया प्रपोजिंग डेथ पेनल्टी फॉर हीनस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। कुल मिला के हो क्या रहा है? कुल मिला के हो ये रहा है कि हमारे देश में सेक्सुअल क्राइम्स के अगेंस्ट डेथ पेनल्टी का जो प्रोविजन है वो बढ़ रहा है। केवल सेंटर ही नहीं बढ़ा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी बढ़ा रही है। अगर आप बात करो इस साल की 2020 की, तो मैंने बताया कि टोटल डेथ सेंटेंसेस दिए गए हैं 77। उस 77 डेथ सेंटेंसेस में से 50 डेथ सेंटेंसेस सेक्सुअल वायलेंस की जो वजह से, सेक्सुअल क्राइम की वजह से। अब समझिए इन 50 डेथ सेंटेंसेस में जो 41 डेथ सेंटेंसेस हैं, लगभग 80% ऑफ द केसेस वहां पे जो सेक्सुअल क्राइम हुआ था ना, विक्टिम की एज 18 साल से कम थी। अब समझिए 50 डेथ सेंटेंसेस इसलिए दिए गए क्योंकि सेक्सुअल क्राइम का केस था। इन 50 डेथ सेंटेंसेस में से 41 डेथ सेंटेंसेस उन सेक्सुअल क्राइम्स के केस में थी जहां पे विक्टिम की उम्र 18 साल से कम की थी। 9 केसेस ऐसे थे इन्वॉल्विंग रेप एंड मर्डर ऑफ अडल्ट्स। 21 are connected to rape and murder of children below the age of 12 and 16 in which age of the victim was between 12 से 18 ईयर। समझिए 18 साल से कम के जो बच्चों के अगेंस्ट जो मतलब क्राइम हुआ था उसके लिए 41 लोगों को डेथ सेंटेंसेस दिया गया। इसमें से 16 डेथ सेंटेंसेस ऐसे थे जहां पे जो विक्टिम की एज थी वो 12 साल से 18 साल की थी और 21 डेथ सेंटेंसेस ऐसे थे जहां पे विक्टिम की एज 12 साल से कम की थी। तो इन 41 में से 16 डेथ सेंटेंसेस ऐसे थे जहां पे विक्टिम की एज 12 साल से 18 साल के बीच में थी और 21 डेथ सेंटेंसेस ऐसे थे जहां पे 12 साल से कम के बच्चों का मर्डर और रेप हुआ है। समझ गए? तो आप समझ ही सकते हो कितनी प्रॉब्लमेटिक चीज है। और 50 डेथ सेंटेंस में से 41 डेथ सेंटेंस और 18 साल से कम के बच्चों के हैं। 18 साल से ज्यादा को आप एडल्ट बोलोगे। 9 केसेस ऐसे हैं जहां पे रेप और मर्डर हुआ था एडल्ट का और डेथ सेंटेंस दिया गया। तो आप समझिए ओवरऑल 77 में से 50 डेथ सेंटेंसेस तो आ रहे हैं सेक्सुअल क्राइम्स की वजह से और उस 50 में से भी जो रेप और मर्डर हुआ है उसमें से 9 केवल एडल्ट हैं, बाकी 41 18 साल से कम के हैं विक्टिम्स। तो बाकी जो 41 डेथ सेंटेंसेस सुनाए गए उसमें विक्टिम्स 18 साल से कम के हैं, केवल 9 एडल्ट विक्टिम्स हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि बड़ा ही डेंजरस और डिस्टर्बिंग से ट्रेंड चल रहा है हमारे इंडिया में